हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जियो एक्सपर्ट ARL विद आशु। आपको पता है हम डिस्कस करते हैं बिल्कुल हॉट टॉपिक्स जो आपके लिए बहुत मायने रखती हैं। आज का ग्लोबलाइजेशन का दौर है, सभी के बच्चे बाहर भी पढ़ने के लिए जाते हैं। इसके अलावा छोटी मोटी चीज़ों में ग्लोबलाइजेशन में एक्सपोर्ट इंपोर्ट, छोटे पार्ट्स हों बड़े पार्ट्स हों या बड़ी सर्विसेज हों, सब के बिजनेस वगैरह तक को फ़ायदा पड़ता है। लोग बाहर भी घूमने जाते हैं। जैसे आपको पता है कि स्टूडेंट्स वर इन यूक्रेन, तो क्या हुआ था उस टाइम पे। अपार्ट फ्रॉम दैट there are so many instances, so I think that this is very important to understand about the geopolitics even for a common man. अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जो आपको पता है ट्रम्प और रशिया और इनके बीच में कॉमन चीज़ है इंडिया। काफ़ी हॉट शॉट हैं और रोज़ नई नई डेवलपमेंट्स आ रही हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा सा एनालाइज करके बताता हूँ कि क्या होता है। देखिए, रशिया ने पहली बात तो ये चीज़ क्लियर हो गई हाल ही में कि सारा खेल ऑयल का है। पहले भी क्लियर थी बट छुपे तरीके से, अब खुल करके आ गई है और रशिया इस बात को समझता है। एंड पुतिन इज फार 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 इंटेलिजेंट एंड यू कैन से देयर इज नो कंपैरिजन ऑफ ट्रम्प विद पुतिन। ठीक है, ट्रम्प का तो कंपैरिजन यूरोपियन नेशंस के लीडर से भी नहीं है, बट द थिंग इज दैट पुतिन इज फार इंटेलिजेंट। उन्होंने हैवी डिस्काउंट ऑफर कर दिया है किसको? इंडिया को, इंक्लूडिंग देखो चाइना तो इस समय सबसे सेफ गेम खेल ही रहा है, सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी है जो ट्रम्प के टैरिफ सैंक्शन से जो भी डिस्टॉर्ट हुए हैं रिलेशंस बिटवीन यूएस एंड इंडिया, उसका सबसे भयंकर बेनिफिशियरी है कौन? चाइना। तो हैवी डिस्काउंट ऑफर कर दिए हैं पहले से ही और इस तरीके से डिस्काउंट ऑफर किए हैं कि आने वाले टाइम तक जो टैरिफ कहो या सैंक्शन कहो, जिससे डेंट पड़ने वाला था, जो लॉस होने वाला था इंडिया को, वो काफ़ी हद तक रेपरेबल हो जाएगा। अब ये ऑफर कर दिया और ये समझ लीजिए कि इससे इंडिया और चाइना और ज़्यादा ऑयल खरीदेंगे। ठीक है, सब कुछ गड़बड़ हो रहा है ट्रम्प के हिसाब से, जो कुछ भी उन्होंने सोचा था वो कुछ हुआ नहीं। तो सबसे पहले तो हैवी डिस्काउंट ऑफर कर दिया। ठीक है, और इससे क्लियर हो गया है कि इंडिया अभी तो पीछे नहीं हटने वाला। और देखिए, यहाँ पर एक और बात समझनी पड़ेगी। सर्गियो गौर, आपने बहुत सुना होगा आजकल ये न्यूज़ में, यूएस एम्बेसडर अपॉइंट होकर के आ रहे हैं। आपको पता होना चाहिए बहुत लंबे टाइम से कोई भी यूएस एम्बेसडर इंडिया में नहीं था। ये उनकी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बन चुका था एंड इट वाज लिटिल बिट यू कैन से डिसअपॉइंटमेंट विद मोदी पॉलिसी, लेकिन खुल करके चीज़ें नहीं आ रही थी। ईगोइस्टिक होने के नाते उन्होंने अपना ईगो बिल्कुल मेंटेन करके रखा हुआ है। वो डायरेक्टली सिर्फ यूएस एम्बेसडर नहीं, बल्कि उन्हें एक और काम दिया गया है, दैट इज द असाइनमेंट टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द रिलेशंस ऑफ यूएस विद अदर कंट्रीज इन होल ऑफ एशिया। तो वो आकर यहाँ पर अपनी तिकड़मबाजी तो लगाएंगे, वो अपनी आदतों से तो बाज नहीं आएंगे। बट द मेन थिंग इज दैट यूएस एम्बेसडर के नाते भी इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि उनकी मजबूरी है। वो यहाँ आकर के इंडिया और चाइना, इवन इंडिया रशिया, इनके बीच में जो नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, स्पेशली इंडिया एंड चाइना नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, उसमें कैसे भी करके डेंट करें और यूएस इंडिया एक बार फिर नज़दीक आए, जो कि अब बहुत आसान लग नहीं रहा है। आप भी समझते होंगे इस बात को। तो इसके लिए सर्गियो गौर तो वो भी स्टेटमेंट देते ही रहते हैं और उन्होंने एक चीज़ का स्टेटमेंट ये भी दिया है कि जो आप कह सकते हैं एक तरीके का इंडिकेशन है कि अब ज़्यादा किया तो इंडिया हमेशा के लिए बहुत कुछ लूज कर देगा। सॉरी, नॉट इंडिया, यूएस बहुत कुछ लूज कर देगा विद ड्यू टू इंडिया। तो एक ये बात आई है। देखिए, $1 बिलियन का बेनिफिट होगा। जो पुतिन हैं उन्होंने जो ऑफर दिया $1 बिलियन का बेनिफिट होगा। और आपको पता ही होगा कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एक टर्म होता है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। देखिए, कॉस्ट बेनिफिट तो हर कोई कंट्री देखेगा। इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, ऑब्वियसली इंडिया विल लुक फॉर दैट। ओके, तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है, हमें कहाँ से बेनिफिट मिल रहा है। और आपको एक चीज़ और समझनी होगी कि जब रशियन ऑयल प्रोडक्शन, जैसे कि ओवरऑल रशियन फॉसिल प्रोडक्शन, आपको पता ही होगा फॉसिल फ्यूल्स प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया नाउ इज एट सेकंड पोजीशन, हु इज जस्ट एक्वायरिंग फॉसिल्स, रशियन फॉसिल्स। ओके, एंड सेकंड पोजीशन। अब इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ इंडिया ही है, इंडिया के साथ साथ यूरोपियन नेशंस, आपने सुना होगा ना, यूरोपियन यूनियन उस पर दबाव डाल रही है एंड ट्रम्प इज फोर्सिंग यूरोपियन यूनियन नेशंस टू पुट सैंक्शंस ऑन इंडिया कि वो रशिया से ऑयल्स वगैरह, ऑयल या अदर चीज़ें क्यों ले रहा है, नज़दीकियाँ क्यों बढ़ा रहा है। यूरोपियन यूनियन के नेशंस भी, यूरोपियन यूनियन एज अ होल 4th पोजीशन में रशियन फॉसिल्स को एक्वायर करने में। ये भी आपको पता होना चाहिए। ब्राज़ील आपने बहुत सुना होगा, ब्राज़ील, ठीक है, ब्राज़ील ने भी, वो भी रशिया से भी ऑयल वगैरह सब कुछ लेता रहता है, बट
और आपने सुना होगा सैंक्शन, तो मिसअंडरस्टैंड मत करना। ब्राजील पर सैंक्शंस ऑयल की वजह से, रशियन ऑयल की वजह से नहीं लगे हैं, दैट वाज डिफरेंट टॉपिक। आप मिसअंडरस्टैंड कर जाएं। ये बहुत जियोपॉलिटिक्स में टाइमिंग और मूव बहुत सोच समझ के चले जाते हैं कि वो ये सोचते हैं कि सैंक्शन तो उन्होंने लगाया है बट रशियन ऑयल पर नहीं लगाया है। लोग ये सोचते हैं नहीं, रशिया पर ही प्रेशर नहीं डाला जा रहा है, ब्राजील पर भी। तो ब्राजील पर रशियन ऑयल की वजह से सैंक्शंस नहीं लगाए गए हैं। ऑयल की वजह से सैंक्शन सिर्फ किस पर लगाए गए हैं? इंडिया पर। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब लगा तो दिए हैं, अब क्या करें? देखिए, यूके, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, ये तो आपने सुना ही होगा। चाल अब एक उसने भी चली है, और मैं तो ये कहूँगा कि जो यूके ने चाल चली है या जो भी स्टेप उठाया है, समटाइम्स आई अग्री, वे ये होना चाहिए। आई एम नॉट in the support to have sanctions on the Russia and all. It's a geopolitical matter. Every country looks for its own interest. But यहाँ पर बात क्या है कि ट्रम्प से जो उम्मीद की जानी चाहिए थी वो यूके ने की है, और ये बात माननी पड़ेगी, ट्रम्प से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है यूरोपियन नेशंस के लीडर। देखो यूके ने किया क्या है, यूके ने ये किया है कि इंडिया पर प्रेशर क्यों, इंडिया पर प्रेशर डालने की बजाय अगर हम देखें, हम रशिया पर प्रेशर डालते हैं ना, वी मस्ट हिट द इंटरेस्ट ऑफ रशिया। कैसे भी करके रशिया पर सैंक्शंस लगाओ, रशिया पर सैंक्शंस लगाओ, जो ट्रेड में जिस तरीके से हम इम्पैक्ट कर सकते हैं, और मिलिटराइजेशन, रशियन मिलिट्री जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसको इम्पैक्ट करो। ठीक है, तो मूव ये ट्रम्प को चलना चाहिए था, लेकिन ट्रम्प तो ठहरे अपने बिजनेसमैन, अपने जो कुछ आया, अनसर्टेन पर्सन, वॉट एवर ही वॉन्ट्स ही स्पीक्स, उन्हें खुद नहीं पता होता, बाद में पलट जाते हैं। तो वो तो खैर क्रेडिबिलिटी रही नहीं, लेकिन यूके ने ये बहुत अच्छा, अगर उनके तरीके से देखें, नॉट विद व्यू टू इंडिया, एवरीवन इज फ्री फॉर द फॉरेन पॉलिसी, बट यहाँ पर यूके ने मूव क्या किया है कि ऐसे इम्पैक्ट करो कि रशिया को फर्क पड़े। हम इंडिया पर, ये उन्होंने बोला नहीं है, बट उनका मतलब होता है ना इन बिटवीन द लाइन्स, दैट व्हाई यू आर जस्ट अफेक्टिंग इंडिया अगेन एंड अगेन, इट इज नॉट गुड। इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटायर वर्ल्ड, स्पेशली फॉर ऑल द डेवलप्ड कंट्रीज, सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज। बट तो वो उन्होंने एक शैडो फ्लीट का आपने नाम सुना होगा। शैडो फ्लीट क्या होती है कि जैसे कि अलग अलग देशों से अपनी मिलिट्री को या कोई भी वेपन बिल्ड कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके लिए कई सारे स्पेयर पार्ट्स, छोटी छोटी चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक्स के केमिकल्स, ये सब इधर उधर से लाए जाते हैं। तो ये बहुत छुप के साइलेंटली इधर उधर से आता है, वर्ल्ड में एक्सपोर्ट इंपोर्ट चलता है, तो रशिया में भी जाता है। तो कुछ वो शैडो फ्लीट्स होते हैं जिन्हें चुपचाप, शैडो मीन्स छाया, छुप के, जिससे कि ज़्यादा लोगों को या किसी को पता ना चले, या कुछ अपने कॉन्फिडेंशियल पर्सन हैं, दे नो अबाउट देम, और वो आती हैं। इस तरीके से इन फ्लीट्स को रोका जाए, जिससे कि उनका जो मिलिट्री बिल्डअप उसको अफेक्ट कीजिए। और अपार्ट फ्रॉम दैट इनडायरेक्ट वे में दे आर सो मैनी वेज, और वॉट एवर ऑप्शंस वी हैव वी कैन हिट देम, बट वी मस्ट हिट रशिया डायरेक्टली, वाई अदर्स। तो यूके ने बहुत सही बात कही है, इसमें गलत क्या है? तो देखो, यूके ने जो लॉजिक लगाया है, दैट्स अ रियल लॉजिक, और मुझे तो लगता है कि यूएस में फिलहाल में जो चल रहा है वो लॉजिक अब रहा ही नहीं है, और बहुत गड़बड़ हो चुकी है ऑलरेडी। यू नो, इट इज़ अनरेपरेबल, या मतलब रिपेयर होगा भी तो इट इज़ टेकिंग लॉन्ग। ठीक है, जो मेहनत थी यूएस की 25 ईयर्स से, कैसे भी करके अपना, अगर जो लोग भी हिस्ट्री जानते हैं, पहले पाकिस्तान के साथ रह के उन्होंने क्या क्या करने की कोशिश की, देन रशिया के, जब फॉर्मर यूएसएसआर हुआ करता था बिफोर 1991, जो डिवाइड हुआ था सोवियत यूनियन का, उसकी बात कर रहा हूँ। तो रशिया जो आज का है वो भी उसी का पार्ट था, तो उन्होंने ही हमारा साथ दिया था। लेकिन उसके बाद जो क्रेडिबिलिटी थी यूएस की वो काफ़ी घट गई थी। तो 25 ईयर्स और 30 ईयर्स नियर अबाउट यूएस समहाउ ट्राइंग टू मैनेज द रिलेशंस, लेकिन वो सब डेंट कर दिया चुटकी बजाते ही विद इन 1 ईयर और 1.5 ईयर। अब यहाँ पर आते हैं, तो शैडो फ्लीट का मैंने बता दिया। अब यहाँ पर बात क्या आती है, ये सब कुछ ट्रम्प के द्वारा किया जाना चाहिए था, कर दिया यूके ने। देखो, ट्रम्प की आपको एक मेंटेलिटी समझनी पड़ेगी। ट्रम्प क्या है कि बड़बोला टाइप के इंसान है। अब जो यूएस प्रेसिडेंट है, तो बीइंग दैट डेजिग्नेशन आई कैन गिव रेस्पेक्ट। उन्हें स्ट्रांग लोग बहुत पसंद आते हैं, और वो कमज़ोर होते हैं ना, वो उन्हें पसंद नहीं आते। दबाव डालो, प्रेशर डालो, सब कुछ करो, ठीक है, तो वो ज़्यादा टेंशन लेते नहीं, और कमज़ोर को ही दबाने की कोशिश करते हैं। जैसे पुतिन है, पुतिन के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। शी जिनपिंग है, कुछ नहीं बोलेंगे।
मोदी है, मोदी इज गुड, मोदी इज वेरी नाइस पर्सन एंड ही इज माई फ्रेंड मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी। और भारत को कुछ भी कहो, पीछे मिनिस्टर छोड़ रखे हैं, तो उल्टा सीधा बोलो कि हम प्रेशर डालेंगे, सैंक्शंस देंगे। तो ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि कैरेक्टर में अंतर होता है। यूएस वाले सोचते हैं कि ट्रम्प की तारीफ करो, यूएस को गाली दो, बट यहाँ पे ऐसा नहीं चलता। आप इंडिया को, आप मोदी की भले ही तारीफ मत करो, बट भारत को गाली मत दो, बिकॉज इंडिया इज द मार्केट, परचेजिंग पावर बहुत ज़्यादा है, लोग सेंटिमेंटल एंड इमोशनल हैं, और इसीलिए इंडिया इज अ यूनिक एग्जाम्पल इन एंटायर वर्ल्ड। यहाँ की हिस्ट्री देखेंगे, सालों हजारों सालों से लोगों ने राज करने की कोशिश की, सब कुछ किया, लेकिन कभी भी ओवरऑल फॉर अ लॉन्ग रन राज नहीं कर पाए। इसके पीछे आपको खैर हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। आई जस्ट कम टू द पॉइंट। अब देखो, आपको पता होगा कि ये मैंने बताया कि इंडिया इज एट सेकंड पोजीशन। व्हाई? बिकॉज इट इज एक्वायरिंग रशियन फॉसिल। यूरोपियन यूनियन की बात करें, वो फोर्थ पोजीशन पे, और साथ ही साथ डेनमार्क का नाम आपने सुना ही है। डेनमार्क नेटो, यूएन का इनिशियल सिग्नेटरी, ठीक है, इनिशियल जो सिग्नेटरीज थे उसमें यूएन में साथ देने वाला। डेनमार्क $9 बिलियन का ट्रेड कर रहा है। डेनमार्क जो है स्कैंडिनेवियन, वो 9 बिलियन का ट्रेड कर रहा है रशिया के साथ। अब आप ये कहोगे कि अरे यूएस डेनमार्क को क्यों नहीं रोक पा रहे हैं, तो आपको पता होगा कि अगर आप याद रखते हैं कि जब जैसे ही ट्रंप आया था, तो आपने एक जगह सुनी होगी, दैट इज ग्रीनलैंड। मैप में देखिए, ऊपर अटलांटिक ओशन से बिल्कुल 90 डिग्री परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ है एक बहुत बड़ा ग्रीनलैंड। इट इज अंडर कंट्रोल ऑफ, इट इज द टेरिटरी ऑफ डेनमार्क। तो ट्रंप ने क्या बोला था कि हम इस पर अटैक कर देंगे, सीधे सरेंडर कर दो, नहीं तो मैं कैप्चर कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। आपको क्या लगता है, लोग भूल जाते हैं। इट्स टाइम फॉर डेनमार्क। तो डेनमार्क क्यों रुकेगा? डेनमार्क ट्रेड करेगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो इससे ये भी पता चलता है कि एक लॉन्ग विजन होता है ना, लॉन्ग विजन कोई है ही नहीं डोनाल्ड ट्रंप का। आगे का सोचते ही नहीं है कि क्या होने वाला है, सब गड़बड़ हो रही है। अब देखिए, आपने एक और बात सुनी थी कि पोलैंड में रशियन ड्रोन्स को शूट डाउन किया गया है। तो रशिया ने ये बोला कि ये तो भाई मिस्टेक हो गए थे, हमने जानबूझ के नहीं किए थे। अब हो भी सकता है, बट नो वन नोज अबाउट इट, एंड आई एम नॉट गेटिंग इनटू दिस मेन टॉपिक दैट रशिया सेड वॉलंटरी और नॉट। बट यहाँ पर बात यह है कि रशिया ने भेजा। अब सबको ये सोचना चाहिए कि जब पोलैंड की धरती का यूज करके यूक्रेन की तरफ वेपन्स की सप्लाई जारी थी, करवाने वाला तो एक ही था, मेनली यूएस। और उसके साथ में आप एक बात बताइए, पोलैंड इज अ यूरोपियन नेशन कंट्री, नेटो कंट्री, यूरोपियन यूनियन में है, अमेरिका से बहुत दूर है, कंटिन्यूस सप्लाई हो रही है, ठीक है। रशिया यूक्रेन का चल रहा है, सब जानते हैं कि रशिया से डायरेक्ट राइवलरी कौन मानता है? यूएस मानता है। वेपन स्टेट ऑफ द आर्ट वर्ल्ड में किसके हैं? वो यूएस के हैं। वो सप्लाई बराबर चल रही है यूक्रेन में, जिससे कि लड़ाई खत्म ना हो, चलती रहे। अल्टीमेटली फायदा किसको हो रहा है? यूएस को। क्यों? क्योंकि उसके वेपन्स जा रहे हैं, और जियोपॉलिटिकली भी फायदा हो रहा है कि वो वहाँ से उसके थ्रू रशिया को कमज़ोर कर रहा है, जिससे कि रशिया अपनी सारी चीज़ों में उलझा रहे। तो इसमें सिर्फ यूएस नहीं, इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन के नेशंस जो आज रो रहे हैं ना, ये हमें खतरा है, ये है, वो है, ये नेटो के नाम पे, ये सब थे। वरना आप एक बात बताइए, देखो इंडिया की बात करें, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं। इंडिया अगर रशियन ऑयल ले रहा है तो किसके लिए ले रहा है? इंडिया रशियन ऑयल ले रहा है तो अपने लोगों के लिए ले रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सम कमर्शियल पर्पस फॉर प्रोडक्शन एंड ऑल, बट मेनली तो जो बेसिक नीड जनरेट होती हैं, जिसका बेस में ये ऑयल वगैरह काफ़ी ज़रूरी है इंडिया के लिए, तो ले तो पीपल। जो इंडिया ले रहा है, इंडिया इज जस्ट इम्पोर्टिंग रशियन क्रूड ऑयल एंड ऑल। वाई? इट इज़ फॉर द पीपल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात आती है, यूएस क्या कर रहा था जब रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही थी? तो यूएस, वही बात मैंने अभी जो दोहराई, अपना फायदा, पैसा, स्टेट ऑफ। और देखिए वेपन की बात, वेपन सप्लाई करने हैं यूक्रेन तक, यूक्रेन की लड़ाई नहीं रुकने देनी है। आप समझना बिहाइंड द सीन कि यूक्रेन की लड़ाई नहीं रुकने देनी है, इससे कि रशिया उलझा रहे, हम अपने काम करते रहें, ठीक है। और यूएस के वेपन्स जा रहे हैं, यूएस के और देखिए नो डाउट यूएस के वेपन स्टेट ऑफ द आर्ट है, टेक्नोलॉजी किसी को देता नहीं है, उसके पैसे कमाए जा रहे हैं। तो सही मायने में आप ये सोचना, मुझे तो ऐसा लग रहा है, और लग क्या रहा है कि आई एम ऑलमोस्ट श्योर, आई एम 100% श्योर, आई डोंट नो अबाउट यू, बट यू कैन एनालाइज द थिंग्स। यूक्रेन की लड़ाई को कौन नहीं रुकने देना चाहता था? यूक्रेन की लड़ाई को
कौन नहीं रुकने देना चाहता था? किसका फायदा था? रशिया अपने कामों में उलझा रहे, यूक्रेन नेटो को वहाँ पर ले जाके खड़ा कर दो और यूक्रेन की लड़ाई में उलझने दो, यूएस को फायदा हो रहा है, वेपन्स वहाँ पहुँच रहे हैं, पोलैंड की धरती से पहुँच रहे हैं, तो पोलैंड को छोड़ देगा क्या रशिया? अब क्यों रोते हो भाई पोलैंड, अब क्यों रोते हो कि उन्होंने शूट डाउन कर दिया? नेटो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी आर एट द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड ऑल। और उसके बाद तो फिर जर्मनी, फ्रांस या सो मैनी यूरोपियन नेशंस, जो मेन है वो तो जर्मनी, द इकोनॉमिक पावर हाउस ऑफ होल यूरोप। तो अब यहाँ पे इन्हें डर लग रहा है। और इसके साथ एक और बात, रशिया, बेलारूस, आप जानते हैं लुकाशेंको, ये पर्सनली भी बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और बेलारूस बिल्कुल बॉर्डर पे है पोलैंड। अब यहाँ पर एक बात बताइए, और रशिया और बेलारूस ने तो अभी एक और अनाउंसमेंट की है, जपड 2025, जपड मीन्स वेस्ट करके एक एक्सरसाइज करने वाले हैं, जिसमें कि वो अपना पावर दिखाने वाले हैं। होता उसमें, देखिए इस एक्सरसाइज में होगा कुछ नहीं, लेकिन ये है कि एक ये शोकेस टाइप का है रशिया का, कि ऐसा नहीं है कि आपके साथ यूरोपियन यूनियन या यूरोपियन नेशंस की बात करें या नेटो के नाम पर आपके साथ कंट्री है, हमारे साथ भी कुछ ऐसे कंट्रीज हैं, ज़्यादा नहीं है लेकिन ऐसे हैं जो एक कहने पर आप पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इट इज़ जस्ट लाइक अ शोकेस। और मैंने आपको बताया है कि जियो पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स कैसी भी हो, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें, इन सब में परसेप्शन, इवन आप अड़ोस पड़ोस में भी देखेंगे, कहीं पर भी जाएंगे, कॉलेज, क्लास, अपने फील्ड में, प्रोफेशनल फील्ड में, हर जगह परसेप्शन बहुत काम करता है। तो इट इज़ ऑल अबाउट परसेप्शन। सो जस्ट रशिया इज ट्राइंग टू शोकेस दैट वी ऑल्सो हैव फ्रेंड्स, दे कैन डायरेक्टली इंटरफियर whenever they want. Okay. अब एक बात आप समझिए कि जो एक्सरसाइज वगैरह के नाम पे ये क्या कर रहे हैं, इंटरमीडिएट रेंज की के मिसाइल टेस्ट करेंगे। तो दिस इज अ मैसेज, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं, दे आर नॉट ट्राइंग टू हिट यूएस, इंटरमीडिएट, इट मीन्स रशिया इज ट्राइंग टू शो दैट वी आर डूइंग एक्सरसाइज ओनली टू टारगेट यूरोप। तो ये भी एक खेल चल रहा है। तो ये जो जपड 2025 है, इसमें कई चीज़ें शोकेस करनी है, उसके साथ साथ इंटरमीडिएट रेंज की मिसाइल्स की टेस्टिंग होगी, इससे कि दिस इज द मैसेज, क्लियर मैसेज टू द यूरोपियन नेशंस। ओके। और डर तो डर है, ठीक है। और रशिया, पुतिन के बारे में कुछ कहा भी नहीं जा सकता, वो तो कहें कि चलो थोड़ा सा हैंडल उधर की तरफ कर दो, जरा घूम के आते हैं, इतने में ही कांप जाएंगे काफ़ी सारे यूरोपियन नेशंस। ओके। तो एक तो ये। अब बात करते हैं, जैसे कि मेन चीज आपको समझिए, यूरोपियन यूनियन ने और इंक्लूडिंग अमेरिका तो लीडर रहा ही है इनका, इनने एक दिमाग चलाया है। दिमाग क्या चलाया है कि जेलेंस्की जैसा इडियट हमें मिल गया है, ऐसा इडियट अब हमें नहीं मिलेगा जिससे कि रशिया को उलझा के रखो, इससे जो अनाप शनाप करता रहेगा जेलेंस्की, हम जो चाहेंगे वो करता रहेगा, वेपन्स हम बेचते रहेंगे। इडियट खूब मिला और रशिया को उलझा के रखो। तो रशिया इतना बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है। हाँ ठीक है, लेकिन रशिया ने जो भी किया, लेकिन कम से कम अपने कंट्री के हिसाब से, अपने माइंड के हिसाब से इतना बेवकूफ़ नहीं है। उसने कर दिया जो करना था, आपने वेपन भेजे, सब कुछ किया, लड़ाई को आप ये समझिए कि ये थर्ड ईयर आ गया, तीसरा साल आ गया, ख़त्म होने वाला है, ये लड़ाई ख़त्म क्यों नहीं हो रही है? ऐसा क्या हो गया था? यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि उसने क्रीमिया कब्जा लिया, यूक्रेन की जगह कब्जा ली। इट इज़ नॉट, ये मैटर बहुत पहले सुलझ जाना चाहिए था। लेकिन ऐसे कौन हैं जो इस लड़ाई को ख़त्म ही नहीं करना चाहते हैं? क्यों? बार बार मैं बोल चुका हूँ, लड़ाई को ख़त्म ही नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए ये लड़ाई ख़त्म नहीं हो रही है। लेकिन अब मामला इतना ख़राब हो गया है कि अब लड़ाई वो कैसे ख़त्म करें ये समझ में नहीं आ रहा उनकी। तो समझिए वेस्ट एंड यूएस का माइंडसेट क्या चल रहा है, समझना आपको है। आपको जियोपॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस और कैसे मैटर चलते हैं, कैसे थिंकिंग जनरेट होती हैं, कैसे लोग एक दूसरे देशों को देखते हैं, इंटरेस्ट को कैसे फुलफिल करते हैं, आपको देखना है, आपको अपनी समझ बढ़ानी है, ठीक है। क्योंकि आज के दौर में हर कोई कहीं ना कहीं कैसे भी कनेक्टेड है बाहर के कंट्रीज से, तो आपको पता होना चाहिए। और एक और बात मैं बोलना चाहूँगा, देखिए पहली बार अगर कुछ हो जाए, देयर आर 3 मेजर स्टेप्स इन लाइफ। ये आपकी साइकोलॉजी के लिए भी ज़रूरी है, आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है मेरी तरफ से, कि जब आपकी लाइफ में मान लो कोई भी चीज़, कोई इवेंट हो जाए, कोई घटना हो जाए, तो दैट इज़ हादसा, उसे हादसा बोलते हैं, इवेंट हो गया चलो। सेकेंड टाइम अगर हो जाए तो चलो कोइंसिडेंस है, लेकिन थर्ड टाइम हो जाए
अगर मान लीजिए कोई थर्ड टाइम, तो फिर वो एक कॉन्स्पिरेसी है, वो जानबूझ करके किया जा रहा है। और रशिया के केस में जो यूक्रेन को उलझाया गया है, सबने अपने इंटरेस्ट बिल्ड करने की कोशिश की, ये सब जानबूझ करके किया जा रहा है। आपको अब तक समझ में आ गया होगा, नहीं तो ये तो लड़ाई बहुत पहले खत्म हो जानी चाहिए थी। इफ़ यू गो टू द कंक्लूजन कंटेंट ऑफ दिस वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, देन ये तो बहुत पहले ख़त्म हो जानी चाहिए थी। तो ये पूरी कॉन्स्पिरेसी है। और लेकिन ये है कि समय बदल, और ये कहते हैं ना फ्यूचर के बारे में लोगों को पता नहीं होता, और ये अच्छा ही है लोगों को पता नहीं होता। नहीं तो पता होता तो इंसान उसी तरीके से रिएक्ट कर रहा होता। अब यहाँ पर मैटर ये हो गया है कि जो सोचा नहीं था वो चीज़ें हो गई। उधर तो यूएस गवर्नमेंट बदली और अनएक्सपेक्टेड तरीके के हलचल हो गई, एक्ट कर दिए गए। अब सारा मामला टेढ़ा होता हुआ दिख रहा है। अब ये लड़ाई संभलते नहीं संभल रही है, और ये यूरोपियन नेशंस के गले की हड्डी बन चुकी है, इंक्लूडिंग यूएस। तो मैंने आज बहुत सारी बातें की, और ये मेरी तरफ से जो मेन टॉपिक्स थे जो मैंने आपको डिस्कस किए, बिल्कुल हॉट शॉट चल रहे हैं। और हाँ, इस सारी चीज़ों में मेन खबर थी कि रशिया ने हैवी डिस्काउंट ऑफर कर दिया, जिसका कि बेनिफिट इंडिया और चाइना को अगेन होने वाला है। चाइना इज द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ ऑल दिस सिनेरियोज गोइंग ऑन वर्ल्ड वाइड। ठीक है, आगे कोई नई न्यूज़ आती है तो मैं उस पर भी एनालिसिस करता रहूँगा, आपको अपडेट देता रहूँगा। लेकिन इन सारे पॉइंट्स के साथ मेरी ऑडियंस बहुत इंटेलिजेंट है, उनको बहुत सारे इंसाइट्स आए होंगे, उनके अपनी थॉट्स होंगी, वो प्लीज़ कमेंट में आप करके मुझे ज़रूर बताइए। आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। आई रीड ऑल द कमेंट्स एंड सजेशन, आई वेलकम योर सजेशंस एंड कमेंट। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले हॉट टॉपिक एनालिसिस में। टिल देन टेक केयर, गुड लक एंड बाय बाय।